हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये जो मेरे पास मैगज़ीन आपको दिख रही है, इसमें एक टॉपिक है इकॉनमी का। इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे इकॉनमी को और ये देखेंगे यूनियन बजट की वो सारी इम्पॉर्टेंट स्कीम्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इस मैगज़ीन में बहुत अच्छे तरीके से कवर की गई हैं, पॉइंट वाइज कवर करी गई, डेटा वाइज सब तरीके से कवर करी गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे अनुरोध है आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कॉन्सेप्ट को समझें कि कौन सी स्कीम किससे रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहली स्कीम है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज। एमएसएमईज के लिए एक म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम को अप्रूव किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट अप्रूव्ड म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम टू स्ट्रेंथन एमएसएमईज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। एमएसएमईज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए गवर्नमेंट ने म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम्स लॉन्च की है और अनाउंस की गई है बजट 2024-25 में। ठीक, इसका अप्रूवल हो गया है। की फीचर्स ऑफ म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमईज। इसके कुछ विशेषताएं क्या हैं इस स्कीम की। देखो, पहला है गारंटी कवरेज। गारंटी कवरेज ऑफर, ये जो स्कीम है ऑफर करती है 60% गारंटी कवरेज बाय नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। तो ये नाम याद रखिए, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ने 60% गारंटी कवरेज देने का वादा किया है। ठीक, किसको दिया है? MLIs, मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस। अब मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि कॉमर्शियल बैंक्स, NBFCs रजिस्टर्ड विद NCGTC, नेशनल क्रेडिट ट्रस्टी गारंटी कंपनी। ये जो NCGTC है ये यही है। ठीक, जो NBFCs हैं वो NCGTC के साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए अंडर दिस स्कीम। एलिजिबल बारोवर्स देखो कौन कौन से हैं। MSMEs विद वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन। ऐसे MSMEs जो वैलिड उद्यम रजिस्ट्रेशन के साथ रजिस्टर्ड हो। नॉट परफॉर्मिंग एसेट विद एनी लेंडर। ऐसे लेंडर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको। ठीक, मिनिमम 75% प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर मशीनरी इक्विपमेंट। मशीनरी इक्विपमेंट के लिए मिनिमम 75% कॉस्ट होनी चाहिए। तो ऐसे बोरोवर्स को एलिजिबल बोरोवर माना गया है। ड्यूरेशन देख लेते हैं कितना है। ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम कितना है? अवेलेबल फॉर 4 years और अंटिल 7 लाख करोड़ इन गारंटी आर इश्यूड। देखो, 4 साल का समय दिया गया या अंटिल ₹7 लाख करोड़ इन गारंटी आर इश्यूड। 7 लाख करोड़ की गारंटी या 4 साल का टाइम पीरियड, जो भी पहले हो जाएगा वो इसका टाइम पीरियड है। ठीक, ड्यूरेशन है इसका। रीपेमेंट टर्म क्या है? लोन्स अप टू 50 करोड़, 50 लाख तक के लोन है उनके लिए अलग कैटेगरी है। रीपेमेंट की 8 साल की रीपेमेंट पीरियड है इनका, ऐसे लोन जो 50 करोड़ तक के हैं। और मोराटोरियम ऑफ अप टू 2 years, 2 साल का मोराटोरियम है इनका और 8 साल का रीपेमेंट पीरियड, मतलब कि टोटल 10 साल। लोन्स अबव 50 करोड़, ऐसे लोन जो 50 करोड़ के ऊपर के हैं। लॉन्गर रीपेमेंट शेड्यूल, उनके लिए रीपेमेंट शेड्यूल लॉन्गर है। एंड मोराटोरियम पीरियड कैन बी कंसीडर्ड। अब मोराटोरियम पीरियड क्या होता है? मोराटोरियम पीरियड ऐसी मूल किस्तों पर 2 वर्ष की ब्याज स्थगन, जो 2 वर्ष का ब्याज होगा वो स्थगित कर दिया जाएगा, उसको बोलते हैं मोराटोरियम। ठीक, देखो ये जो यहाँ पे रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन फॉर MSMEs है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखो, माइक्रो एंटरप्राइजेज की जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है करंट में वो 1 करोड़ रुपीज़ है। रिवाइज्ड कितनी है? 2.5 करोड़। स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए करंट जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो 25 करोड़ है, करंट में 10 करोड़ है। मीडियम एंटरप्राइजेस का जो करंट इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो 50 करोड़ है और रिवाइज्ड होके कितना हो गया है? 125 करोड़ रुपीज़ में। ठीक,
ऐसे अगर टर्नओवर की बात करें, माइक्रो एंटरप्राइजेस का जो टर्नओवर है, करंट टर्नओवर, वो 5 करोड़ है। रिवाइज होके कितना हो गया है? 10 करोड़, मतलब कि डबल। स्मॉल एंटरप्राइजेस का जो करंट टर्नओवर है वो 50 करोड़ है, रिवाइज कितना हो गया है? 100 करोड़। मीडियम एंटरप्राइजेस का जो करंट टर्नओवर है वो 250 करोड़ है, बढ़कर कितना हो गया? रिवाइज कितना हो गया? 500 करोड़ रुपीस। कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड स्कीम। कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड स्कीम विल प्रोवाइड 5 लाख इन क्रेडिट टू माइक्रो एंटरप्राइजेस। 5 लाख क्रेडिट किसको प्रोवाइड करेगा? माइक्रो एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड ऑन उद्यम पोर्टल। ऐसे नहीं, जो रजिस्टर्ड हो गए उद्यम पोर्टल पे उनको 5 लाख क्रेडिट माइक्रो एंटरप्राइजेस प्रोवाइड किए जाएंगे विथ 10 लाख कार्ड सेट टू बी इशूड इन फर्स्ट ईयर। पहले साल में 10 लाख कार्ड इशू करने का प्लान है। A new fund of funds with rupees 10,000 crore will be established to expand support for startups. स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए और उनको एक्सपेंड करने के लिए 10,000 करोड़ का न्यू फंड ऑफ फंड इस्टेब्लिश किया गया है। A scheme for 5 lakh first time in women, scheduled caste and scheduled tribe entrepreneurs will provide term loan 2 crore over 5 lakh। पहली बार उद्यम करने वाली 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए एक योजना शुरू की गई है जिसके तहत उन्हें लॉन्ग टर्म आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, ये है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम जिसको मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट स्कीम है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द लॉन्च ऑफ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, यूनियन कैबिनेट ने उसको अप्रूव कर दिया है। ठीक, जेनेसिस कब हुई थी, इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? यूनियन बजट 2024-25, मतलब ये पिछले साल के बजट में इस योजना को अनाउंस किया गया था। एस्टैब्लिश्ड ऑफ क्रिटिकल मिनरल मिशन वॉज अनाउंस्ड। की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू सिक्योर इंडियाज क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। इंडिया के जो क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन है उसको इंश्योर करना बाय मिनरल अवेलेबिलिटी फ्रॉम डोमेस्टिक एंड फॉरेन सोर्सेस। जो मिनरल अवेलेबिलिटी है उसकी इंश्योरिंग डोमेस्टिक लेवल पे और फॉरेन सोर्सेस से की जाएगी। ठीक, कवरेज क्या रखा गया इसमें? कवरेज है इसका, इट विल एनकम्पास ऑल स्टेजेस ऑफ द वैल्यू चेन। वैल्यू चेन की सारी स्टेजेस जैसे कि मिनरल एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, बेनिफिकेशन, ठीक, प्रोसेसिंग, रिकवरी फ्रॉम एंड ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट्स। की फीचर्स देख लेते हैं, मुख्य विशेषताएं क्या है इसकी? इट विल ऑफर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन। क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए ये फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी ऑफर करेगा। एंड प्रमोट रिकवरी ऑफ दीज मिनरल्स फ्रॉम ओवरबर्डन एंड टेलिंग्स, और रिकवरी भी प्रोवाइड करेगा ओवरबर्डन और टेलिंग्स के लिए। ठीक, एम टू क्रिएट फास्ट ट्रैक रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस। देखो, फास्ट ट्रैक रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस को भी क्रिएट किया जाएगा फॉर क्रिटिकल मिनरल माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए। इट विल एनकरेज इंडियन पीएसयूज एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। इंडियन पीएसयूज और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को एनकरेज करेगा विल टू एक्वायर क्रिटिकल मिनरल एसेट्स अब्रॉड एंड एनहेंस ट्रेड विद रिसोर्स रिच कंट्रीज। देखो, इंडियन पीएसयूज और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को एनहेंस करेगा टू एक्वायर क्रिटिकल मिनरल एसेट्स अब्रॉड, कि जो विदेशों में क्रिटिकल मिनरल हैं उनको वो एक्वायर करेगा। एंड एनहेंस ट्रेड विद रिसोर्स रिच कंट्रीज, और जो रिसोर्स रिच कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रेड एनहेंस किया जाएगा। ठीक, इट प्रपोजेस डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक पाइल ऑफ क्रिटिकल मिनरल। ऐसा इसने प्रस्ताव दिया है कि डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक पाइल ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स विद इन द कंट्री। इट इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर सेटिंग अप मिनरल प्रोसेसिंग पार्क। मिनरल प्रोसेसिंग पार्क को इस्टेब्लिश करने का भी प्रोविजन है इसमें। माइनिंग ऑफ शोर एरियाज। अब देखो, ऑफ शोर एरियाज क्या होते हैं? ऐसे देखो, समुद्र तल में खनिजों या कीमती पत्थरों का निकलना,
ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑफशोर माइनिंग। ऑफशोर माइनिंग में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स कंटेन मिनरल लाइक कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सेट्रा। अब देखो, नोडल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस विल बी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज है मेजर एंड माइनर मिनरल्स। ठीक है, माफी करना। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज रिक्लासिफाइड बेराइट्स, फेल्सपार, माइका, क्वार्टज फ्रॉम माइनर मिनरल टू मेजर मिनरल। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने रिक्लासिफाइड किया है बेराइट्स, फेल्सपार, माइका और क्वार्टज को माइनर मिनरल से मेजर मिनरल। माइनर मिनरल मतलब लघु मिनरल से उनको मुख्य मिनरल माना है। पहले ये माइनर मिनरल थे, अब लेकिन ये मेजर मिनरल हैं अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ठीक, दिस मूव फॉलो द रिसेंट अप्रूवल ऑफ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन बाय यूनियन कैबिनेट। ये ऐसा फॉलो किया गया है क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने अपने एक रिसेंट निर्णय में नेशनल क्रिटिकल मिनरल को अप्रूवल दिया है, जैसा कि अभी हमने देखा। Reclassification is based on the recommendation of Inter-Ministerial Committee led by Dr. V.K. सारस्वत। अब देखो, जो रिक्लासिफिकेशन इन मिनरल्स का किया गया है वो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी हेडेड बाय डॉक्टर वी.के. सारस्वत की रिकमेंडेशन पे किया गया है। ठीक, डॉक्टर वी.के. सारस्वत। देखो, क्वार्टज, फेल्सपार एंड माइका इन पेग्माटाइट रॉक। देखो, जो क्वार्टज हो गए, फेल्सपार हो गए, माइका हो गए, ये पेग्माटाइट रॉक में मिलते हैं। बेराइट्स एंड इट्स इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस क्या है इनका? बेराइट्स ऑफन अकर इन कॉन्सिक्रेशंस एंड वेन्स फिलिंग इन लाइम स्टोन एंड डोलो स्टोन alongside ores of antimony, cobalt, copper, lead, manganese and silver. It has extensive industrial application in oil and gas drilling. इसका एप्लीकेशन है ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टीवी स्क्रीन, रबर, ग्लास, सिरेमिक्स, पेंट, रेडिएशन शील्डिंग एंड मेडिकल अप्लायंसेस। नेक्स्ट न्यूज है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस द लॉन्च ऑफ प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना यूनियन बजट 2025। जान लेते हैं इसके बारे में क्या है। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना कवरेज कितना है? देखो, इट विल कवर 100 डिस्ट्रिक्ट्स बेस्ड ऑन 3 ब्रॉड पैरामीटर्स। देखो, ये जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है इसका कवरेज है 100 डिस्ट्रिक्ट्स का। इसके 3 जो पैरामीटर्स हैं, पहला है लो प्रोडक्टिविटी, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी, बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स। जो 3 पैरामीटर्स हैं, ठीक, इनके बेस पर 100 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज मेजर ऑफ हाउ इफिशिएंटली लैंड इज यूज्ड एंड इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन द सेम फील्ड ड्यूरिंग द गिवन एग्रीकल्चर ईयर। अब यहाँ पे देखो, क्रॉपिंग इंटेंसिटी वॉज रिकॉर्डेड एट 155 इन 2021-22। इंडिया की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है 2021-22 के डेटा के अनुसार वो कितनी है? 155%। इंस्पायर्ड बाय ADP एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से इंस्पायर्ड होकर ये योजना लॉन्च की गई है। ठीक है, इट विल on the line of aspirational districts program which was launched in 2018। aspirational districts program जो था वो 2018 में लॉन्च किया गया। तो इसी के इंस्पिरेशन में ये योजना है जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना ये लॉन्च की गई है। ठीक, आउटले कितना रखा गया है? बजट डॉक्यूमेंट डू नॉट प्रोवाइड अ सेपरेट एलोकेशन फॉर द स्कीम। अब देख लेते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय नीति आयोग। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को नीति आयोग ने इनिशिएट किया था, मतलब कि इसको शुरू किया था। एम क्या है? टू क्विकली एंड इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म 112 ऑफ मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस इंडिया। देखो, इस स्कीम का मेन जो उद्देश्य है
112 ऑफ मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस इंडिया को उनको इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म करना, ठीक। ऑन द 3 C's, 3 C's मतलब बोले तो कन्वर्जेंस, कोलाबोरेशन एंड कंपटीशन। इट फोकसेस ऑन स्ट्रेंथन ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट बाय रैंकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑन मंथली बेसिस। देखो यहाँ पे डेटा दिया है, 18% एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज GVA इन 2024। 2024 के डेटा के अनुसार इंडिया का जो एग्रीकल्चर GVA है वो लगभग 18% है, ठीक। 46.1% ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है वो 46% लगभग इंगेज्ड है एग्रीकल्चर से। फर्स्ट रैंक इन मिल्क, पल्सेस, स्पाइसेस प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। हम इंडिया की जो फर्स्ट रैंक है मिल्क प्रोडक्शन में आती है, पल्सेस में आती है, स्पाइसेस में आती है। सेकंड रैंक इसमें आती है फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, टी, फार्म्ड फिश, शुगर केन, वीट, राइस, कॉटन एंड शुगर। ऑब्जेक्टिव क्या है प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना का? एनहेंसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। पहला क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करना, बढ़ाना। अडॉप्टिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रैक्टिसेस। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को अडॉप्ट करना और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को भी अपनाना। आर्गूमेंटिंग पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज को आर्गूमेंट करना एट द पंचायत एंड ब्लॉक लेवल। ब्लॉक लेवल और पंचायत लेवल पर पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज को आर्गूमेंट करना मतलब बढ़ाना। पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज को बढ़ाना कहाँ? पंचायत और ब्लॉक लेवल पे। इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना। फैसिलिटेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्रेडिट, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को फैसिलिटेट करना, ठीक। तो ये प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है मखाना से संबंधित। देखो बिहार का जो मखाना जो उत्पादन जो करता है बिहार, उसको एक बोर्ड की अप्रूवल दे दी गई है। यूनियन बजट 2025-26 अनाउंस्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मखाना बोर्ड इन बिहार। बिहार में मखाना बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा, ठीक। अंडर एग्रीकल्चर एज द फर्स्ट इंजन फॉर इंडियाज डेवलपमेंट जर्नी। नेक्स्ट इसके और देख लेते हैं क्या डेटा वाइज यहाँ पे दिया है। बोर्ड विल बी इस्टेब्लिश्ड टू इम्प्रूव प्रोडक्शन। अब बोर्ड कौन से पर्पस के लिए इस्टेब्लिश किया जा रहा है? टू इम्प्रूव प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन करना मखाना की, एंड मार्केटिंग ऑफ मखाना। तो ये मेन पर्पस है, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग ऑफ मखाना। बोर्ड विल ऑल्सो प्रोवाइड हैंड होल्डिंग एंड ट्रेनिंग सपोर्ट टू मखाना फार्मर्स with receive benefit all relevant government schemes। एलोकेशन बजट में कितना किया गया है? ₹100 करोड़, 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है मखाना बोर्ड के लिए, ठीक। अबाउट मखाना, मखाना को कहते हैं फॉक्स नट। फॉक्स नट कॉमनली नोन एज मखाना इज ए इम्पॉर्टेंट एक्वेटिक फ्लावरिंग क्रॉप। देखो मखाना को पानी में उगाया जाता है तो इसलिए इसको इक्वेटिक फ्लावरिंग क्रॉप कहा जाता है। विद बोटानिकल नेम यूरेल फेरोक्स। इट इज़ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। देखो ये जो मखाना है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाले क्लाइमेट में ज़्यादा अच्छे से होता है, ठीक। इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज ब्लैक डायमंड, इसको ब्लैक डायमंड भी कहा जाता है। इट इज़ ग्रोन इन स्टैग्नेंट पेरेनियल वाटर बॉडीज़। अब देखो यहाँ पे ये बताया गया स्टैग्नेंट पेरेनियल वाटर बॉडीज़। स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज़ का मतलब पानी ऐसा जगह जिस जहाँ पे पानी ठहरा हुआ हो, ठहरे हुए पानी में इसकी खेती की जाती है, तो इसलिए लिखा है स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स, लैंड डिप्रेशंस, ऑक्सबो लेक्स, ठीक है। डेप्थ कितनी ऊंची है? लगभग 4 से 6 फीट। मखाना इज नॉट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज सुपर फूड। अब देखो मखाना को क्या रिकॉग्नाइज किया गया है? सुपर फूड। अब देखो कुछ प्रेफर्ड कंडीशंस हैं जिसमें मखाना अच्छे से उगता है। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? यहाँ पे लिखा था 200, देख लो कैसे क्या लिखा है, तो वो 200 नहीं, लगभग 20 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर जो सूट करता है इसको, ठीक।
रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए? 50 to 90%। एनुअल रेनफॉल कितना होना चाहिए? 100 सेंटीमीटर to 250 सेंटीमीटर। तो सॉइल के कौन सी टाइप की होनी चाहिए? स्मूथ लोमी सॉइल। मखाना प्लांट इज कंसीडर्ड एज नेटिव ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2-3-4 लिस्ट दी गई थी और उसमें पूछ लिया गया था कि कौन सी स्पीसीज जो प्लांट हैं वो कहाँ की नेटिव हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, जो मखाना है ये नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया और चाइना का। ठीक, डोमेस्टिक ये इंडिया में कहाँ कहाँ इसका लीडिंग स्टेट क्या है? तो लीडिंग स्टेट है बिहार, लगभग 90% प्रोडक्शन करता है मखाना का। ठीक, अदर स्टेट्स में जो हैं वो वेस्ट बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बट कॉमर्शियली प्रोडक्शन इन फ्यू स्टेट्स ओनली। इंटरनेशनल मखाना इज नाउ ग्रोन इन नेपाल। इंटरनेशनली लेवल पर अगर देखें तो मखाना नेपाल में, बांग्लादेश में, चाइना में, जापान, रशिया एंड कोरिया में भी उगाया जाता है। ठीक, अब देखो सुपर फूड्स क्या होते हैं? सुपर फूड्स डिस्क्राइब एज फूड दैट आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। ऐसे फूड जिनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, प्रोबायोटिक्स होते हैं, फाइबर होता है एंड अदर हेल्थ प्रमोटिंग कंपाउंड्स होते हैं। तो ऐसे फूड को सुपर फूड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। देखो, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी वाज अनाउंस ड्यूरिंग बजट 2025-2026। पर्पस क्या है इसका? 5-year प्लान मिशन। देखो इसका जो टाइम पीरियड है वो 5 साल के लिए है इस स्कीम का। टू फैसिलिटेट इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग। कॉटन फार्मिंग की प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव करना एंड प्रमोट एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन वेराइटीज़। और जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन वेराइटीज़ है उसको प्रमोट करना। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है। ठीक, जो नोडल मिनिस्ट्री है उसको ध्यान रखिए। ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। इट विल प्रोवाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट टू कॉटन ग्रोइंग फार्मर्स। देखो जो कॉटन की खेती करते हैं किसान, उनको साइंस और टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी मुहैया कराया जाएगा। अलाइंड विद गवर्नमेंट्स इंटीग्रेटेड 5 विजन फॉर द सेक्टर टेक्सटाइल सेक्टर। देखो टेक्सटाइल सेक्टर का जो 5F विजन है ये भी गवर्नमेंट क्या करेगी? टेक्सटाइल सेक्टर से इंटीग्रेट कर देगी। द मिशन विल हेल्प इन इंक्रीजिंग इनकम्स टू फार्मर्स, जिससे कि फार्मर्स की इनकम है वो बढ़े, एज वेल एज इंश्योर स्टडी सप्लाई ऑफ कॉटन, क्वालिटी कॉटन, जिससे कि क्वालिटी कॉटन की जो सप्लाई है वो भी कंटिन्यूसली रहे। फॉर रिजुवनेटिंग इंडिया ट्रेडिशनल टेक्सटाइल सेक्टर, इट विल एड इन रिड्यूसिंग इम्पोर्ट डिपेंडेंस। अब देखो जब ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस होगा इंडिया में, तब इम्पोर्ट हम लोग कॉटन का करते हैं वो कहीं ना कहीं उसकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर हम लोग क्वालिटी कॉटन को अच्छे से क्वालिटी कॉटन को ग्रो करने लगे तो जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं वो इंपोर्ट की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। इससे होगा क्या? ग्लोबल कम्पिटेटिवनेस इंडिया का बढ़ेगा कॉटन टेक्सटाइल मतलब टेक्सटाइल सेक्टर में। ठीक, अब देखो यहाँ पे 5F जो है वो ये है, फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन। ठीक, यहाँ पे कुछ डेटा दिया है। प्रोडक्शन, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन कॉटन एकरेज। कॉटन एकरेज में इंडिया की जो रैंक है फर्स्ट है। एंड अराउंड 40% ऑफ वर्ल्ड एरिया अंडर कॉटन। लगभग 40% जो वर्ल्ड का एरिया है वो हम लोग ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं। ठीक, कॉटन के क्षेत्र में। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग जोन कौन है? पहला नदर्न जोन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। सेंट्रल जोन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सदर्न जोन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। इंडिया रैंक सेकेंड इन कॉटन प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी के मामले हम लोग 39th ओवरऑल कॉटन यील्ड विच इज़ लोअर देन कंट्रीज USA, चाइना, ब्राज़ील। कंजम्पशन के मामले में हम लोग सेकेंड कंज्यूमर हैं ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड। इसको वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट मिशन है
नेक्स्ट मिशन बोल रहे हैं, नेक्स्ट स्कीम है अर्बन चैलेंज फंड। बजट 2025-2026 अनाउंस द क्रिएशन ऑफ अर्बन चैलेंज फंड। अर्बन चैलेंज फंड क्या है देखो, व्हाट इज अर्बन चैलेंज फंड? अर्बन चैलेंज फंड इज 1 लाख करोड़ एम्स टू एनकरेज states to think innovatively towards attaining sustainable urbanization and development goals in Indian cities। देखो, अर्बन चैलेंज फंड के लिए लगभग 1 लाख करोड़ का एम रखा गया है टू एनकरेज स्टेट्स थिंक इनोवेटिवली। क्या एनकरेज करने के लिए? टू एनकरेज स्टेट्स टू थिंक इनोवेटिवली, जो राज्यों को इनोवेटिवली थिंक करने के लिए, टूवर्ड्स अटेनिंग सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, क्या करने के लिए? सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन को अटेन करने के लिए, एंड रीडेवलपमेंट गोल्स इन एग्जिस्टिंग सिटीज़, जो एग्जिस्टिंग सिटीज़ हैं उनका रीडेवलपमेंट हो सके। ठीक। फंड इज इम्प्लीमेंट फॉर प्रपोजल ऑफ सिटीज एज ग्रोथ हब, सिटी एज अ ग्रोथ हब एंड क्रिएट रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज, वाटर एंड सैनिटेशन। फाइनेंसिंग मैकेनिज्म देख लेते हैं। फंड विल फाइनेंस अप टू 25% कॉस्ट ऑफ बैंकेबल प्रोजेक्ट। बैंकेबल प्रोजेक्ट का लगभग 25% कॉस्ट, विद स्टिपुलेशन दैट एटलीस्ट 50% कॉस्ट इज फंडेड फ्रॉम बॉन्ड्स, बैंक लोन्स एंड PPPs। इस शर्त के साथ लागत का 50% भाग बॉन्ड, बैंक ऋण, PPP से वित्त पोषित किया जाएगा। ठीक। एलोकेशन कितना है? 10,000 करोड़ प्रपोज्ड 2025-2026। 2025-26 में इसका एलोकेशन कितना किया गया है? अर्बन चैलेंज फंड के लिए 10,000 करोड़ रुपए का। ठीक। नेक्स्ट न्यूज़ है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। देखो, RBI ने 6 month मोराटोरियम ऑन न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड रिस्ट्रिक्टिंग लोन डिपॉजिट एंड विड्रॉल। RBI ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है 6 month का, किस पे? न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड पे। ठीक। और उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया है लोन्स, डिपॉजिट एंड विड्रॉल के लिए। क्यों लगाया गया है? RBI, अकॉर्डिंग टू RBI, these measures have been taken to concern over banks financial stability and liquidity situation। कंसर्न थे बैंक के कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी सिचुएशन को लेकर। RBI also superseded its board of directors for 12 month। RBI ने जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको भी सुपरसीड कर दिया गया है 12 मंथ के लिए। साइटिंग क्या हवाला दिया है? पुअर गवर्नेंस स्टैंडर्ड। ये हवाला दिया है कि जो इस बैंक का पुअर गवर्नेंस स्टैंडर्ड था, इस वजह से। ठीक। नेक्स्ट न्यूज़ है रीस्ट्रक्चर्ड स्किल इंडिया प्रोग्राम। स्किल इंडिया प्रोग्राम को रीस्ट्रक्चर्ड कर लिया गया है। ठीक। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स कंटिन्यूएशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग स्किल इंडिया प्रोग्राम। इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 2026। अब इसको एक्सटेंड करके 2026 तक कर दिया गया है। आउटले ऑफ 8800 करोड़ रुपीज़, मतलब 8,800 करोड़ रुपए का एलोकेशन भी किया गया है 2022-23 से 2025-26। ठीक। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। 3 कंपोनेंट्स वो हैं: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पहला, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम दूसरा, जन शिक्षण संस्थान। एक एक करके देख लेते हैं इनको। पहले देख लेते हैं जन शिक्षण संस्थान। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये कम्युनिटी सेंट्रिक स्किलिंग इनोवेटिव एंड प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग टू नॉन लिटरेट एंड न्यू लिटरेट्स एज वेल एज स्कूल ड्रॉप आउट्स इन रूरल रीजन बाय आइडेंटिफाइंग रिलेवेंट स्किल्स इन दैट रीजन। देखो, ये जो स्कीम है जन शिक्षण संस्थान, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये कम्युनिटी सेंट्रिक है स्कीम है। कम्युनिटी सेंट्रिक में स्किलिंग इनिशिएटिव टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग,
क्या है कि इस स्कीम में वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए किसको, नॉन लिटरेट्स को, न्यू लिटरेट्स को जो अभी जल्द में जो जल्दी इनको भी मतलब कि जो पहले पढ़े लिखे नहीं माने जाते थे उनको अब पढ़े लिखे माना जाने लगा है, उनको ऐसे को न्यू लिटरेट्स बोलते हैं, ठीक। एज वेल एज स्कूल ड्रॉप आउट, और ऐसे लोग जो इन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया है इन रूरल रीजन बाय आइडेंटिफाइंग रिलेवेंट स्किल इन दैट रीजन, ठीक। तो नॉन लिटरेट्स, न्यू लिटरेट्स और ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट्स। टारगेट बेनिफिशरीज क्या हैं, इनकी एज है 15 से लेकर 45 ईयर। जो टारगेट बेनिफिशरी हैं 15 से 45 ईयर्स के बीच। इंक्लूसिविटी के फोकस किस पे है, मेन फोकस ऑन विमेन, रूरल यूथ, इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, इन पर फोकस किया गया है मेनली। तो जन शिक्षण संस्थान लिंक्ड विद इनिशिएटिव्स लाइक पीएम जनमन। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, ये क्या है, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। प्रधानमंत्री प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना एम्ड एट फोस्टरिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। जो ये स्कीम है इसमें अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को फोस्टर किया जाएगा अक्रॉस इंडिया, इंश्योरिंग अप्रेंटिसशिप गेन इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किलिंग in both manufacturing and service through real world exposure. This is accordance with the Apprenticeship Act 1961. अब ये जो स्कीम है किसके अकॉर्डेंस है, अप्रेंटिसशिप 1961 के। बेनिफिशरी जो टारगेट है इसमें रखा गया है 14 से लेकर 35 ईयर्स एज। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर इंडस्ट्रीज फॉर इंगेजिंग अप्रेंटिसशिप, 25% ऑफ स्टीपेंड अप टू ₹1500 पर मंथ फॉर पर अप्रेंटिसशिप। देखो 25% का वजीफा अप टू ₹1500 पर मंथ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा। फ्यूचर स्किल्स में क्या है, इमर्जिंग फील्ड सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फ्यूचर स्किल्स में जो अभी नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजीज, इन पे फोकस किया जाएगा फ्यूचर में। Inclusivity promotes enrollment of apprenticeship in small establishments like MSMEs, unserved areas such as aspirational districts and northeast region. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 provides NSQF aligned demand driven skill training to short term training। देखो NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अलाइन किया जाएगा जिससे कि इनको शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके एंड री स्किलिंग एंड अप स्किलिंग थ्रू रिकॉग्निशन ऑफ प्रो लर्निंग। बेनिफिशरी टारगेट कितना रखा गया है, 15 से लेकर 59 ईयर्स। फ्यूचर स्किल में क्या किया जाएगा, फ्यूचर स्किल्स में 400+ न्यू कोर्सेस ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उन पे 400+ नए कोर्स लॉन्च किए जाएंगे जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G टेक्नोलॉजीज, साइबर सिक्योरिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन, ड्रोन टेक्नोलॉजी। स्किल हब इस्टेब्लिश्ड अक्रॉस प्रीमियर एकेडमिक्स लाइक IITs, NITs, जवाहर नवोदय विद्यालय, NCIPET। इंटरनेशनल मोबिलिटी इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किया गया है कुछ देशों के साथ मिलकर, जैसे 10 कंट्री हैं इनके साथ मिलकर इंटरनेशनल मोबिलिटी इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इजराइल इनके साथ। और 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी सेटअप किए गए हैं टू कैटर डिमांड ऑफ स्किल्ड वर्कर्स फॉर फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज में स्किल वर्कर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए 30 इंटरनेशनल सेंटर भी सेटअप किए गए हैं। तो ये है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं क्या है। देखो एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है, जैसे कि हम लोग इकोनॉमी में पढ़ते हैं GDP। पहला एक नया कॉन्सेप्ट ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट GDKP। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑर्गेनाइज्ड द सेशन। देखो जो मोस्पी है
मिनिस्ट्री ऑफ मोस्पी, इसने एक सेशन ऑर्गेनाइज किया है ऑन कॉन्सेप्चुलाइज फ्रेमवर्क ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट मेजरमेंट। GDKP मेजरमेंट के लिए एक कॉन्सेप्चुलाइज सेशन ऑर्गेनाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। GDKP वॉज डिस्कस्ड अर्लियर इन 2021। ये नया कॉन्सेप्ट नहीं, इससे पहले भी इसका डिस्कशन हो चुका है 2021 में, व्हेन नीति आयोग मेड प्रेजेंटेशन ऑन द कॉन्सेप्ट नोट। GDKP होता क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट कैप्चर्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉलेज ड्रिवन सेक्टर इनोवेशन एंड इंटेलेक्चुअल एसेट्स टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, GDKP भारत की आर्थिक वृद्धि में ज्ञान संचालित क्षेत्रीय नवाचार और बौद्धिक संपत्तियों के योगदान को दर्शाता है। तो क्या होता है GDKP? नॉलेज ड्रिवन सेक्टर, ज्ञान संचालित क्षेत्र, इनोवेशन नवाचार, इंटेलेक्चुअल एसेट्स बौद्धिक परिसंपत्तियों के योगदान को जो भारत में कंट्रीब्यूट किया गया है उसको दर्शाता है। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। देखो, डिपॉजिट इंश्योरेंस की जो लिमिट है वो अब बढ़ाकर कर दी गई है 5 लाख रुपए। गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग इंक्रीजिंग द बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर अबव करंट लिमिट 5 लाख। ठीक, करंट लिमिट जो 5 लाख है उसको बढ़ाने का विचार कर रही है। ठीक, ये माफ़ करना, 5 लाख बढ़ाई नहीं गई है। 5 लाख जो करंट डिपॉजिट इंश्योरेंस है वो गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है उसको बढ़ाने के लिए। क्या होता है? प्रोटेक्शन टू डिपॉजिटर्स, जिनका जैसे कि जो डिपॉजिटर्स होते हैं बैंक में उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, पर्टिकुलरली स्मॉल डिपॉजिटर्स फ्रॉम रिस्क ऑफ लॉस ऑफ देयर सेविंग्स अराइजिंग फ्रॉम बैंक फेलियर। मान लो कल को बैंक फेल हो जाता है तो जो स्मॉल डिपॉजिटर्स हैं उनको थोड़ा बहुत क्लेम वापस भी मिल सके, इसलिए DICGC जो डिपॉजिट इंश्योरेंस होती है वो बैंक में होती है, बैंक के पास होती है। ठीक, अब जो DICGC है ये होली ओन्ड सब्सिडरी है RBI की। हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में। ठीक, नेक्स्ट स्कीम है न्यू हार्मोनाइज सिस्टम कोड फॉर GI टैग राइस। इंडिया रिपोर्टेडली इंट्रोड्यूसेस न्यू हार्मोनाइज सिस्टम कोड फॉर GI टैग राइस। देखो, इंडिया ने कोड इंट्रोड्यूस किया है GI टैग्ड राइस के लिए, एक न्यू हार्मोनाइज्ड कोड फॉर GI टैग्ड राइस के लिए। GI टैग जो राइस हैं उनके लिए एक कोड इंट्रोड्यूस किया गया है, न्यू हार्मोनाइज सिस्टम। ये क्या है देखते हैं। एन अमेंडमेंट टू द कस्टम्स टैरिफ एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड हार्मोनाइज सिस्टम कोड फॉर GI रिकॉग्नाइज्ड राइस वेराइटी। ठीक, अमेंडमेंट किया गया है कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 में, वॉज इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड HS हार्मोनाइज सिस्टम। इसमें एक कॉन्सेप्ट निकल के आया है हार्मोनाइज सिस्टम कोड फॉर GI रिकॉग्नाइज्ड राइस वेराइटीज। अब देखो ये है क्या, ये भी देख लेते हैं। HS इज ग्लोबल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने एक कोड निकाला है। ठीक, HS असाइन स्पेसिफिक 6 डिजिट कोड। ये एक स्पेसिफिक 6 डिजिट का कोड होता है फॉर वेरिंग क्लासिफिकेशन एंड कमोडिटीज, और जिसमें कि उसका जो कमोडिटी है उसका क्लासिफिकेशन होता है। ठीक, कंट्रीज आर अलाउड टू ऐड लॉन्गर कोड्स टू द फर्स्ट 6 डिजिट फॉर फर्दर क्लासिफिकेशन। ठीक, कंट्रीज को पहले 6 जो डिजिट होती हैं उनको पहले रखना पड़ता है। ठीक, अब देखो, टाइम यूज सर्वे, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSO रिलीज सेकेंड टाइम यूज ऑफिस फॉर द ईयर 2024। 2024 के लिए सेकेंड टाइम यूज सर्वे रिलीज किया गया है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा। टाइम यूज सर्वे क्या होता है? ये क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर मेजरिंग टाइम डिस्पोजिशंस बाय द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। टाइम यूज सर्वे का उद्देश्य ये है, यह जनसंख्या द्वारा विभिन्न गतिविधियों पर समय व्यय को मापने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है कि मान लो विमेन कितने टाइम व्यय कर रही हैं, मेन कितना टाइम व्यय कर रहे हैं। ठीक, तो इसको ये मेजर करता है टू प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर मेजरिंग टाइम डिस्पोजिशंस बाय पॉपुलेशन।
ऑन डिफरेंट एक्टिविटीज़। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेजर द पार्टिसिपेशन ऑफ मेन एंड वुमेन इन पेड एंड अनपेड एक्टिविटीज़, इंक्रीज इन वुमेन पार्टिसिपेशन इन एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़। अब देखो, एफडीआई लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर की बढ़ा दी गई है, रेज कर दी गई किससे? 74% से 100%। फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस प्रपोजल टू रेज एफडीआई लिमिट टू इंश्योरेंस सेक्टर 74% टू 100%। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। देखो, ये स्कीम है टनेज टैक्स स्कीम। बजट 2025-26 हैज़ एक्सपेंडेड द टनेज टैक्स स्कीम। टनेज टैक्स स्कीम को एक्सपेंड कर दिया गया है। ठीक, टनेज टैक्स स्कीम क्या होती है? यह एक कर प्रणाली है, एक टैक्स सिस्टम है जिसमें जहाज़ों की कुल टन क्षमता के आधार पर कर निर्धारित किया जाता है। ठीक, जो टैक्सों पे जो टैक्स लगेगा वो उसकी टोटल कैपेसिटी के बेस पर डिसाइड किया जाएगा टैक्स, ना कि उसके वास्तविक लाभ या हानि पर। कि मान लो कोई जहाज़ है, उसकी जितनी टन क्षमता होगी उसके बेस पे उतना टैक्स लगाया जाएगा, ना कि उसके वास्तविक लाभ या हानि पर, कि लाभ कितना हो रहा है इस जहाज़ को या हानि कितना हो रहा है, इस बेस पे नहीं, उसकी टोटल कैपेसिटी जितनी होगी उस पर उतना टैक्स लगाया जाएगा। ठीक, ये है टनेज टैक्स स्कीम। नेक्स्ट स्कीम देख लेते हैं, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। सेबी प्रपोज्ड रिटेल एल्गो ट्रेडिंग फ्रेमवर्क। सेबी ने प्रपोज किया है रिटेल एल्गो ट्रेडिंग फ्रेमवर्क को। एल्गो ट्रेडिंग ऑटोमेट्स बाई सेल ऑर्डर्स यूजिंग प्रीसेट कंडीशंस फॉर प्रिसाइज एक्सिक्यूशन। देखो, एल्गो ट्रेडिंग को ऑटोमेटेड ट्रेडिंग या अल्गोरिदम ट्रेडिंग भी कहा जाता है। ठीक, जैसे कि अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग लिखा है, तो एल्गो ट्रेडिंग को ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कहा जाता है या एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कहा जाता है। इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम और एल्गोरिदम का प्रयोग करके शेयर बाजार में ट्रेडिंग की जाती है। मतलब कंप्यूटर में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाएगा और एल्गोरिदम का प्रयोग करके जो ट्रेडिंग शेयर बाजार होते हैं उसमें ट्रेडिंग की जाएगी। ठीक, नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। आफ्टर चाइना, इंडिया हैज़ बिकम वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री। Sorel application. Ministry of Railway has introduced Sorel Super App, a one-stop solution streamline various railway services.